गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम 28 जून के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम रिलीवेंट है, इसीलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग में 6 बजे तक डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। नाटो का महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसके महासचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मार्क रूटे किस देश से संबंधित है। तो मार्क रूटे की बात करें तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे को हाल ही में नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया। वैसे अभी तक नाटो के महासचिव के पद पर जेंस स्टोल्टेनबर्ग थे, अब इनका स्थान लिया है मार्क रूटे ने। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। यहाँ पर एक और फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, नाटो महासचिव की बात करें कि नाटो के महासचिव के पास एक्चुअल में पावर क्या क्या है। तो देखिए, नाटो में सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होता है। इसके अलावा नाटो के जितने भी काम होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, उनकी जितनी भी कमेटीज होती है, उनकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव के द्वारा ही की जाती है और साथ ही साथ अहम निर्णय लेने का अधिकार भी नाटो के महासचिव को ही दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नाटो को ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। संस्था क्या है ये समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया या सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए काफ़ी सारे उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देश एक साथ आते हैं 1949 में और एक संस्था का निर्माण करते हैं, एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है नाटो। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्री 32 है। सबसे आखिरी में इसी साल स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। 30 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश नाटो के वर्तमान में सदस्य हैं। मार्क रूटे वर्तमान में नाटो के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर आपको नाटो की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए फिजिक्स की ई बुक अवेलेबल है आज के ऑफर ऑफ द डे में। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस से देखिए 29 रुपीज़ में अवेलेबल है। 40+ PDF आपको इस ई बुक में अवेलेबल हो जाएगी फिजिक्स की। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग ई बुक है। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इजीली फिजिक्स की ई बुक को अवेल कर सकते हैं। तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है, बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है फ्रेंड्स। आप सभी के लिए रोज करंट अफेयर में एक फोकस क्वेश्चन लेकर आया जाएगा, जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो ये फोकस क्वेश्चन है। कल भी आपको मिला था एक सबसे पहला क्वेश्चन लोकसभा स्पीकर का, और अब आपको रोज एक फोकस क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी डिटेल इंटरेस्टिंग होगी तो हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो MSME डे हर साल मनाया जाता है 27 जून को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। हर साल पूरे वर्ल्ड में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें पुश करने के लिए 27 जून को MSME डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहली बार 2017 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में नामित किया था। देखिए, थीम की बात करें तो थीम थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा थीम से, लेकिन आपको डे पूछा जा सकता है। तो डे याद रखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है 27 जून को। थीम देख लीजिए, लेवरेजिंग पावर एंड रेसिलियंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। थीम थोड़ी सी बड़ी है, याद नहीं हो पाएगी और एग्जाम में भी नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो एक बार सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, डे के बारे में पता चल गया कि कब मनाया जाता है, तो 27 जून।
अब देखिए है क्या, तीनों उद्यम एक्चुअल में होते क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए तीनों उद्यम कौन कौन से, एक है माइक्रो इंटरप्राइजेस, सेकेंड है स्मॉल इंटरप्राइजेस और थर्ड है मीडियम इंटरप्राइजेस। होता क्या है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो वो इंटरप्राइजेस या उद्यम जहां पर 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है और उसका सालाना टर्नओवर, ऐसे उद्यम का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होता है। सेकेंड होते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस, ऐसे उद्यम जहां पर देखिए निवेश 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक होता है और सालाना टर्नओवर की बात करें तो ये 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक होता है। थर्ड, अगर मध्यम उद्यम की बात करें, मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें, तो ऐसे इंटरप्राइजेस या उद्योगों में 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है और यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो ये 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक सालाना हो सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों अलग अलग उद्योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश की बैकबोन होते हैं ये इंटरप्राइजेस। वर्ल्ड का 90% व्यवसाय इन्हीं उद्यम या इंटरप्राइजेस से होता है और वर्ल्ड में 60 से 70% रोजगार, एम्प्लॉयमेंट यही उद्योग जनरेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ईजी भी था, फोकस क्वेश्चन के रूप में आज हमने इसे कलेक्ट किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश कौन बना? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे। पराग्वे की बात करें तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना है। पराग्वे देश के एम्बेसडर फ्लेमिंग राउल डुआर्टे ने हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को सदस्य बनने के लिए डॉक्यूमेंट सौंपे हैं। देखिए वैसे तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इस फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंट है उस पर 119 देश साइन कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली सदस्यता अभी तक केवल 100 देशों ने ली है। 100वां देश बना है पराग्वे। यहाँ पर देखिए आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी पता होना चाहिए। कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो देश है उनका एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में COP21 की पेरिस जलवायु बैठक के दौरान की गई थी। भारत में ही हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अजय माथुर जो कि इंडियन हैं, इसके महानिदेशक के पद पर हैं। उद्देश्य देखिए, सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना, जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसे बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ और स्पेशली सोलर एनर्जी की तरफ सभी देशों को मूव करवाना इस अलायंस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इस अलायंस के 100वें सदस्य के रूप में पराग्वे को मान्यता दी गई है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। हाल ही में इंडियन नेवी को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट सौंपा गया। यह रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? इस रॉकेट का निर्माण किया है DRDO ने। देखिए ऐसे जो वेपन्स होते हैं, रॉकेट होते हैं जो कि इंडियन नेवी को सौंपे जाते हैं या फिर इंडियन आर्मी को सौंपे जाते हैं नॉर्मली, तो ऐसे रॉकेट का निर्माण DRDO के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है। तो अगर आपको कभी आंसर याद ना आए तो आप तुक्का DRDO पर लगा सकते हैं। देखिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट की हाल ही में डिलीवरी दी गई है इंडियन नेवी को DRDO के द्वारा। यह जो रॉकेट है DRDO की प्रयोगशाला जोधपुर में जो है वहां पर बनाया गया है। रॉकेट की विशेषता क्या है? तो ये चारों ओर से माइक्रोवेव शील्ड से बना हुआ है जो कि रडार की पकड़ में नहीं आता और बिना रडार की पकड़ में आए ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसका नाम है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट। हाल ही में DRDO ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा है। आगे बढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन, 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं? तो देखिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 87। आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 87 क्या है। तो आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में उल्लेखित किया गया है। इसके तहत देखिए होता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। तो राष्ट्रपति जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो नई लोकसभा की पहली बैठक में या प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
इसे कहा जाता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो हाल ही में देखिए संबोधित किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अवसर है, मतलब पहली बार ही द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया है। दो मुख्य अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 के तहत सबसे पहली बार लोकसभा जब नई आती है, मतलब हर आम चुनाव के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक में या पहले सेशन में, और हर साल जो पहला सत्र शुरू होता है साल के शुरुआत में, उसके शुरुआत में भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को स्पेशली एड्रेस कर सकते हैं, मतलब विशेष अभिभाषण कर सकते हैं संसद के संयुक्त सदनों का। संयुक्त बैठक में प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं बताई जाती है, प्रायोरिटीज बताई जाती है कि क्या क्या प्रायोरिटीज है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 87 के तहत संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या केग म्यूजियम कहाँ खुला गया? तो भारत का पहला केग म्यूजियम खुला गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के देखिए वर्तमान में सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या केग म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। यह जो म्यूजियम है फ्रेंड्स शिमला में, ये सीएजी की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या योगदान दिए हैं, इन सब को दर्शाता है। देखिए नॉर्मली इस म्यूजियम में सीएजी से संबंधित जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी कलाकृतियां हैं, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, डिजिटल अभिलेख हैं, इन सभी को यहाँ पर एकत्रित किया गया है और इन सभी को म्यूजियम में रखा गया है। चैडविक हाउस हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। देखिए 1950 में यहीं पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया था और अब यहीं पर भारत का पहला सीएजी म्यूजियम खोला गया है, जिसे केग म्यूजियम या चैडविक हाउस के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। आंसर डी हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए हाल ही में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, मतलब लेपर्ड सफारी का इनॉग्रेशन किया गया है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। यह स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 1974 में इस बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये याद रखिएगा कि भारत के पहले तितली बाड़े का निर्माण भी 2006 में इसी बायोलॉजिकल पार्क में किया गया था। इनॉग्रेशन भी 2006 में किया गया था और अब भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी भी बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पहली चीज तो ये कि एक्सरसाइज होपेक्स की बात करें तो ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और मिस्र की एयर फोर्स के मध्य में आयोजित की गई। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य में एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया गया। प्लेस की बात करें कि आयोजन कहाँ हुआ, तो 21 से लेकर 26 जून तक इसका आयोजन किया गया है मिस्र में और इस साल 2024 में ये इस एक्सरसाइज का चौथा संस्करण है। इस एक्सरसाइज में भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों को भाग लेने के लिए भेजा गया था। दोनों देशों के मध्य में, मतलब भारत और मिस्र की एयर फोर्स के मध्य में या दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इस एक्सरसाइज होपेक्स को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में चौथा संस्करण है भारत और मिस्र के मध्य में। आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है? तो ये यूनियन टेरिटरी है भारत की लद्दाख। देखिए केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्या है, कब शुरू किया गया, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आंसर लीजिए कि इस कार्यक्रम या प्रोग्राम के तहत भारत का पूर्ण साक्षर प्रदेश हाल ही में यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम की बात करें तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है फ्रेंड्स, जो कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2027 की अवधि तक, मतलब 5 साल के लिए लागू की गई थी।
इसके तहत भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी निरक्षर लोग हैं, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें बेसिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना, जो कि वो स्कूल में प्राप्त नहीं कर पाए किसी भी कारण से। तो 15 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी निरक्षर लोग हैं, उन्हें बेसिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत देखिए गवर्नमेंट नॉर्मली 5 मेजर कंपोनेंट्स पर काम कर रही है 5 साल के लिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या स्किल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब सतत शिक्षा, इन सभी कंपोनेंट पर गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत काम कर रही है। यह जो स्कीम है 2022 से लेकर 2027 तक लागू है फ्रेंड्स। इसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसके तहत भारत का पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषित किया गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है? स्पेस मैत्री मिशन की बात करें तो ये चलाया जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसरो की एक शाखा है कमर्शियल आर्म, जिसे नाम दिया जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ $18 मिलियन का एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत देखिए दोनों देशों के मध्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो स्पेस डेब्रीज है उनसे जो खतरा है उसके खतरे को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। तो स्पेस मैत्री मिशन की बात करें तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मैत्री के तहत शुरू किया गया है और भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त मिशन है, जिसके लिए हाल ही में दोनों देशों के मध्य में समझौता हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 28 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अब मैं आपको लास्ट डे के करंट अफेयर का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सिंपली सारे क्वेश्चन आपको कल भी समझ में आ गए थे, तो एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 8वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? कौन है? ओम बिरला। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। चर्चा में रहा कालूबार वॉर मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? तो यह स्थित है आर्यन घाटी में। इसके बाद 8वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं राहुल गांधी। निम्न में से किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। दोनों ही परियोजना यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत जेपी नड्डा के द्वारा की गई। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला बनी है। चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध अमेरिका से है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? केरल के विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया। राज्य का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत चेंज किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 3। ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। जल्दी से हमने इसका रिवीजन कर लिया। अब आपको एक बार क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि लास्ट सेशन में थे उनके आंसर बता देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के महानिदेशक इमैनुअल सोबेरन हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया है। तो तीनों ही क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर मिल गए होंगे। अब आप सभी को कल के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। तीनों ही क्वेश्चन गेम से हैं क्योंकि गेम से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2024 में पर्पल केप विनर कौन थे? और प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।